अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और क्रिकेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कुछ खास टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्पेशली हम आज बात करने जा रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो अभी जारी सारी है। इसके साथ जो ट्रेंडिंग क्रिकेट के सीरीज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी आज हम इस वीडियो में टच डाउन करने की कोशिश करेंगे और इसी पे बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट मज़हर अरशद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से आप आ गए दुबई से वापस। हाँ जी, मोस्टली अबू धाबी में था। वहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी थे और टी10 भी उधर ही था, तो दुबई में तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। सिर्फ सेमीफाइनल में देखने गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसकी कुछ खास यादें नहीं है, लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया। बात करते हैं कुछ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ऊपर। मज़हर, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस बार इसका जो इब्तिदा थी, पहली लेग जिसको हम कहें तो वो पंजाब में थी, जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में, फैसलाबाद में और मुल्तान में इसके मैचेस खेले गए, जिसमें आदाद-ओ-शुमार तो आपके पास हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस ड्रॉ हुए, जिसका फिर बाद में काफ़ी नोटिस लिया गया। चेयरमैन पीसीबी ने भी इस पे थोड़ा-सा नाराज़गी का इज़हार किया। फिर कराची में अब वो चली गई है, अब कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैचेस नज़र आ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं अब तक की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को? देखें, जैसे आपने कहा कि शुरू में जो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 15 मैचेस हुए, उसमें तो सिर्फ एक मैच का रिजल्ट आया। और मेरा ख्याल है कि किसी भी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में अगर इतने ज़्यादा मैचेस रिजल्ट ना प्रोड्यूस करें तो वो एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका कुछ ये भी हो सकता है कि तकरीबन 3 सीज़न पहले पाकिस्तान ने अपना सारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो चेंज किया था और पिछले साल पंजाब में कोई भी मैचेस नहीं हुए थे। सारे जो मैचेस थे वो कोविड की वजह से कराची में हुए थे। तो शायद वो एकदम से जब यहाँ पे वापस आई है क्रिकेट, तो जो ग्राउंड्समैन थे उनको उनको इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि बॉल्स वगैरह चेंज हो गई हैं। तो वो भी एक जो है फैक्टर हो सकता है। फिर आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो पाकिस्तान के जो बेस्ट जो प्लेयर्स हैं, आप ऑब्वियसली जो आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो अवेलेबल नहीं थे। वो कोई टी20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की सीरीज़ है, तो उससे भी थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ता है कि जब हसन अली, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इस तरह के बॉलर जब ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे होंगे, तो जो दूसरे बैट्समैन हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इवन दो के मैचेस ड्रॉ हुए हैं, लेकिन अभी काज़म ट्रॉफी में एक पॉइंट सिस्टम है कि अगर आप 110 ओवर्स में 300 रन्स करते हैं तो उसके उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 400 रन्स करते हैं उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जो आपका स्ट्राइक रेट है वो पॉइंट्स टेबल उसको इनकरेज करता है कि आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा। खुशाइन बात यह है कि जब ट्रॉफी कराची में गई तो उसमें जो अभी तक जो पहले जो राउंड थे उसमें जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें सिर्फ एक मैच जो है ड्रॉ हुआ है। और कराची में हमेशा से हमें जो है वो 6 विकेट्स देखने को मिलती हैं। पिछले सीजन में भी जो कराची में जो सारे मैचेस हुए थे उसमें बड़े अच्छे हमने रिजल्ट्स देखे थे। जो फाइनल था काज़म ट्रॉफी का पिछले साल नेशनल स्टेडियम में, वो टाई हो गया था और हसन अली ने विकेट्स भी ली, सेंचुरी भी कर दी थी हसन अली ने। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कराची में मैचेस हो रहे हैं, तो हमें आगे भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और होपफुली जो पंजाब के जो वेन्यूज़ हैं, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, मुल्तान, ये ज़रा थोड़ा सीखने की कोशिश करें कि कराची वाले जो है वो कैसे विकेट्स बनाते हैं। आई नो कि थोड़ा वेदर का भी इशू हो सकता है, डिफरेंट वेदर है दोनों प्रोविंसेस का। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कराची के ग्राउंड्समैन हैं उनसे सीखना चाहिए कि आपने रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स जो हैं कैसे बनानी है। राइट। बात करते हैं कुछ मोस्ट रन स्कोरर की। अब तक इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 7 राउंड इसके हो चुके हैं और मज़ीद राउंड्स वक्त के साथ साथ चलते रहेंगे। मज़हर, जो टॉप रन स्कोरर्स को अगर हम कुछ देखते हैं जिन्होंने अब तक इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जैसे साहिबजादा फरहान हैं, वो हमें टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं डोमेस्टिक के, जो आप रिसेंट पास में इवेंट्स देखें। फिर इसके अलावा इसी डिस्कशन में फिर आगे जाके बात करेंगे, कुछ नए नाम भी हमें नज़र आ रहे हैं जो गुज़िश्ता एक आध सीज़न में काफ़ी उभर के सामने आए हैं। देखें, मैंने जो देखा अभी जो रन्स वगैरह देखे, वो उसमें एक अच्छी बात ये है कि वो बैट्समैन या वो प्लेयर्स जिन पे टैग लगा हुआ था कि ये जो हैं वो लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स हैं या वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, उन्होंने उन्होंने जो है अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह आपने नाम लिया साहिबजादा फरहान का, वो अभी लीडिंग रन गेटर हैं काज़म ट्रॉफी में। और पिछले साल जो पाकिस्तान कप हुआ था, जो वाइट बॉल टूर्नामेंट था, उसमें उन्होंने 3 सेंचुरीज भी की थी। फाइनल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी केपी के लिए। फिर आप और अगर देखें, हैदर अली के बारे में लोग समझते थे जी वाइट बॉल प्लेयर हैं, टी20 स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी। हारिस रऊफ एक और ऐसा नाम, इवन दो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा रह चुके हैं वो, कोई मैच नहीं उनको मिला था, लेकिन उनके ऊपर भी एक था कि जी टी20 स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने एक इनिंग्स में 6 और मैच में 9 आउट कर दिए। आज़म खान, उन्होंने एक मैच में सेंचुरी की। तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगता है, ये ताहिर अभी उनका नेशनल टी20 भी अच्छा गया। पिछले साल पाकिस्तान कप में लीडिंग रन गेटर थे, काज़म ट्रॉफी में भी वो रन्स कर रहे हैं। तो जितनी भी ये हैं, जितने भी नाम हैं ये जो हमने देखे हैं, तो वो प्लेयर्स जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी परफॉर्म की है, और जो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं हमें उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ये एक अच्छी बात है।
फिर अगर आप बॉलिंग में देखें तो मीर हमज़ा मेरा ख्याल है कि उनकी सीज़न में 20 से कम की एवरेज है। उनकी पहले जो है जब बॉल्स जो हैं डिफरेंट होती थी, ग्रेज़ की होती थी और सीमिंग कंडीशंस होती थी, उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, तो उनके 300 आउट थे और उनकी एवरेज 20 से कम थी। फिर जब बॉल चेंज हुई, आपको कबरा की तरफ गए, तो उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो दोबारा तो इसी वजह से देखिए हम बात करते थे कि ये स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। तो पिछले 1-2 सीज़न में तो मीर हमज़ा से इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन अब जो है शायद वो 2 साल खेल के उनको आइडिया हो गया कि इन बॉल्स के साथ इन कंडीशंस में कैसे बॉलिंग करनी है, तो उनकी अब एवरेज जो है वो बेहतर हो गई है। तो आई थिंक ओवरऑल हमने काफ़ी पॉजिटिव्स देखे हैं, नए लड़के भी सामने आए हैं और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी है वो ये है कि वो प्लेयर्स जो कि जिनको वाइट बॉल स्पेशलिस्ट समझा जाता था, उन प्लेयर्स ने भी जो है परफॉर्म किया। राइट। बात कर रहे हैं जी हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ऊपर और कुछ हम जिक्र करते हैं इस वक्त अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक गुज़िश्ता 1 से 2 बरस या ये जो बीच का टेन्योर है इसमें उन्होंने कम क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास भी इतनी नहीं खेली उन्होंने और ज़्यादातर वो टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। अब उनका जाके बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू हुआ जो बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और फिर अब वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया। बेहतर ना होता कि उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए फ्री कर दिया जाता, क्योंकि लगता नहीं है कि उनको मौका मिलेगा इस सीरीज़ में। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हैं, ये भी नहीं है कि वो आपका जो 15 या जो 18 का स्क्वाड है उसमें है। तो पाकिस्तान वैसे ही जो है आपका जो वनडे का जो टॉप ऑर्डर है वो सॉर्टेड है, क्योंकि इमामुल हक भी रन्स कर रहे हैं, फ़खर जमान भी रन्स कर रहे हैं। अगर कोई चेंज होती भी है तो शायद रिजवान ओपन करें, तो अब्दुल्ला शफीक की वनडे टीम में तो प्लेइंग 11 में आते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं। तो उस सूरत में आई थिंक कि बेहतर यही था कि उनको जो है वो मज़ीद क्योंकि उनका जो ज़्यादा जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो रेड बॉल क्रिकेट में नज़र आ रहा है, या फर्स्ट जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें। टेस्ट डेब्यू उनका अच्छा हुआ, दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50 किया, 3 छक्के भी लगाए, कॉन्फिडेंस नज़र आया उनमें। लेकिन आई थिंक कि उनको अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही अगर वो यहाँ पे वो जब आपका जो उस राउंड के जो मैचेज़ हैं कराची में, अगर वो मैचेज़ खेलें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका जाना है। तो अभी आप ये देखें कि अगर अब्दुल्ला शफीक ये नहीं खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो अब ये दिसंबर में उनका जो है टेस्ट मैच है। अगला जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान का वो मार्च के एंड में है और अब हमें ये भी नहीं पता कि अब्दुल्ला शफीक वाइट बॉल क्रिकेट कितनी खेलेंगे, क्योंकि T20 और वनडे टीम में तो मुश्किल ही है कि उनकी जगह बने। PSL में भी अगर कोई टीम उनको लेती है तो किस नंबर पे खिलाएगी, कितना उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो 5-6 या 4-5 महीने गैप के बाद रेड बॉल क्रिकेट का मैच खेलना मुश्किल हो सकता है। तो बेहतर ये था कि वो उनको मैक्सिमम जितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो सकता था वो यहाँ पे होता। लेकिन खैर अब तो वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में आ गए हैं। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बेहतर यही था कि आप उनको यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो बाकी के मैचेज़ हैं उसमें जो है आप उनको डाल देते। डिस्कशन चल ही रही है तो बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड इंडिया के दौरे पे है और कमाल कर दिया इजाज पटेल ने सेकंड टेस्ट मैच में, पहली इनिंग्स में 10 विकेटें ले ली। तो मज़र ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है किसी स्पिनर के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में ये तीसरे ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने एक ही इनिंग्स में 10 आउट कर दिए। देखें, एक हिस्टोरिक मोमेंट था टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि 144 ईयर्स हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की और इतने 140 से ज़्यादा सालों में सिर्फ 3 ऐसे बॉलर्स आए हैं जिन्होंने कि एक इनिंग्स में 10 आउट किए हों। जिम लेकर थे इंग्लैंड के, जिन्होंने 1956 में एशेज़ का एक जो टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने एक इनिंग्स में 10 आउट किए थे और दूसरी इनिंग्स में 9 आउट किए थे, तो 19 विकेट्स ली थी उन्होंने। फिर उसके बाद अनिल कुंबले थे, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको भी वो मैच याद है, 1999 दिल्ली में मैच हुआ था। तो आखिरी इनिंग्स में अनिल कुंबले ने जो है वो 10 आउट कर दिए थे और फिर उसके बाद अब जाके जो है वो एजाज पटेल ने 10 आउट किए। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था क्रिकेट के लिए। न्यूजीलैंड उसके ऊपर मतलब कि उनकी टीम तकरीबन 60 के ऊपर आउट हो गई, तो मैच वो हार गए, 1 साइडेड मैच हो गया। लेकिन फिर भी आप जो भी कहें, एक इनिंग्स में 10 आउट करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 8 साल की उम्र में एजाज पटेल जो है वो बॉम्बे छोड़ के अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड चले गए थे और फिर वो अपने उसी शहर में आते हैं और शहर में आके उन्होंने ये एक रिकॉर्ड बना दिया। और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो अगला टेस्ट मैच है वो होम कंडीशंस में है और अपनी होम कंडीशंस में वो ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिलाते। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक बॉलर ने, जो कि हिस्ट्री में सिर्फ तीसरा ऐसा मौका है कि उसने 10 आउट किए हों और अगले मैच में वो ड्रॉप हो जाए। तो जैसा आपने कहा कि आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, सीरीज़ वो जीत गए 1-0। जो पहला मैच था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे उन्होंने एंड तक जो है फाइट की और मैच को ड्रॉ किया।
लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग उनके लिए होगा कि एक बॉलर ने 10 आउट किए और उसके बाद भी वो इतने बड़े मार्जिन से जो है मैच हार गए। चलिए जी, इंडिया न्यूजीलैंड की तो बात हुई। पाकिस्तान भी इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है जी। पाकिस्तान थोड़ा सा इस लिहाज से अनलकी रहा कि पिछले गुज़िश्ता अगर हम 12 माह देखें तो काफ़ी मैच पाकिस्तान के बारिश से मुतासर हुए। अभी बांग्लादेश में है तो दूसरा टेस्ट मैच जो उसका आई थिंक जब हमारी वीडियो पोस्ट होगी तो शायद ये टेस्ट मैच का नतीजा आ चुका हो, लेकिन बारिश ने बहुत मुतासर किया इस टेस्ट मैच को। कैसे आप देख रहे हैं? थोड़ा अनलकी रहेगा पाकिस्तान के, अगर ये शायद टेस्ट मैच पूरा होता तो पोटेंशियली पाकिस्तान एक और टेस्ट मैच जीत सकता था। जी, आई थिंक पाकिस्तान को काफ़ी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीरीज़ तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन जो आपके पॉइंट्स हैं टेस्ट चैंपियनशिप में, वो ड्रॉ में आपको जो है उतने पॉइंट्स नहीं मिलते। पाकिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट था सीरीज़ को 2-0 से जीतने के लिए, और जिस तरीके से परफॉर्म भी किया है इन्होंने, बाबर आजम की भी थोड़ी फॉर्म वापस आई है, अज़हर अली की भी फॉर्म वापस आई है, और अब तो मेरा ख्याल है कि बस पाकिस्तान फैंस को यही होगा कि बाबर आजम आगे बैटिंग करें, एक सेंचुरी करें या डबल सेंचुरी कर दें। लेकिन ये है कि बारिश की वजह से, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को काफ़ी जो हैं वो मैचेस मुतासिर हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी 3 मैचेस वॉश आउट हो गए थे T20, और अब ये टेस्ट मैच भी। तो खैर वेदर के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन यह है कि ओवरऑल पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, और अभी 2 दिन बाकी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो, अब क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, तो अब टीम्स को इस तरफ आना चाहिए, इनिंग्स को फॉरफिट करें। जिस तरह 2019 में जो है पाकिस्तान का श्रीलंका का यहाँ पे मैच हुआ था रावलपिंडी में, तो 3-4 दिन बारिश होती रही थी, और फाइनल डे पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर दोनों टीम्स इनिंग्स को फॉरफिट कर देती, तो एक टीम के पास मौका था कि आप उनको लेट्स से कि 70 ओवर्स में कहते जी कि आप 240 या 250 रन का टारगेट चेज करें, जो भी आपकी एक होगी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसमें दोनों टीम्स का फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप जो है वो 3rd% ऑफ द पॉइंट्स की तरफ जाएं। दोनों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को गेन कर सकें। तो मेरा ख्याल है, और ये चीज़ काउंटी क्रिकेट में होती रही है पहले, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में पॉइंट्स होते थे। टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि अभी रिसेंटली पॉइंट सिस्टम आया है, तो ज़रा टीम्स घबराती हैं ये स्टेप लेने में, लेकिन मेरा ख्याल है इवेंचुअली अगर ये मॉडल चलता रहा तो हम देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी कई जो टीम्स हैं वो इस स्टेप की तरफ जाएंगी कि इनिंग्स को फॉरफिट करें, दोनों इनिंग्स को, और आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दूसरी टीम को चैलेंज करें। जिस तरह पाकिस्तान है, वो इसमें चैलेंज कर सकता है जी कि ठीक है, हम एक इनिंग्स खेलेंगे, हम रन्स करते हैं 250 या 260, आपके पास लास्ट डे के ऊपर 80 या 70 ओवर्स होंगे, आप जो है उसमें चेस करें। उसमें बांग्लादेश के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर सकें, पाकिस्तान के पास भी होगी। अगर कहीं पे दोनों टीम्स को लगता है कि नहीं हम हार रहे हैं, तो वो ड्रॉ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये तो कुछ बात हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। अब हम कुछ T10 लीग की बात करते हैं। मज़हर अरशद उस T10 लीग को कवर करने के लिए अबू धाबी में मौजूद थे। इनसे भी पूछेंगे कि कैसी रही थी लीग। वहाब रियाज की टीम फाइनल में पहुंची, और वहाब रियाज इस 12 माह के अरसे में काफ़ी सारे फाइनल्स में पहुंचे जी, मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा रहे, लेकिन बिल आखिर अपनी कप्तानी में वो टाइटल लिफ्ट करने में कामयाब रहे। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप T10 को? देखें, एक इंटरेस्टिंग इवेंट है, नया फॉर्मेट है। आई नो कि बहुत से लोगों को अभी ये फॉर्मेट हजम नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे शुरू में T20 क्रिकेट के ऊपर भी ऐसी ही बातें होती थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। जो पहला सीज़न था, मुझे याद है 2017 में, वो सिर्फ 4-5 दिन का जो है वो टूर्नामेंट था। अभी जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 15-16 दिन जो है वो थे, और जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्रिस गेल हो गए, ऑयन मॉर्गन हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, वहाब रियाज हो गए, ये जो है वो खेल रहे थे। मोहम्मद हफीज़ भी खेले। पाकिस्तान के जो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो बिजी थे बांग्लादेश में, तो वो हमें कुछ जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो एक्शन में नहीं दिखाई दिए, लेकिन पास्ट में वो खेलते रहे हैं। वहाब रियाज का आपने जिक्र किया, तो ग्लैडिएटर्स की टीम के वो कैप्टन थे, और तीसरी बार ऐसा 5 बार हुई है T10 लीग, और 3 बार जो है वहाब रियाज विनिंग टीम में थे, तो उनका वैसे भी एक अच्छा रिकॉर्ड था। फाइनल में जो है वो आंद्रे रसल ने एक 90 रन की इनिंग्स खेल दी, ओपन किया उन्होंने, नॉर्मली ओपन नहीं करते वो, और 150 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगा दी टॉम कॉलर कैडमोर के साथ। T10 क्रिकेट में आप 10 ओवर्स खेल जाएं, 150 रन करें, कोई विकेट ना गिरे, तो इजीली वो मैच भी जीत गए। तो आई थिंक ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट है। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद हम इसको ना देख सकें, लेकिन प्लेयर्स के लिए एक अच्छा है। और मोस्टली जो कोचेज़ होते हैं जो इस टाइम फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो वही कोचेज़ हमें जो है पूरी दुनिया में हर जगह पे नज़र आते हैं। जिस तरह एंडी फ्लावर हैं, वो मुल्तान के भी कोच हैं, वो यहाँ पे भी कोच थे, तो ऑब्वियसली आप कई प्लेयर्स को देखते हैं। पावर हिटिंग की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलती है, तो आपको आइडिया होता है कि यार ये एक बैट्समैन है जो कि पावर हिटिंग करता है,
तो हमें ये T20 क्रिकेट में भी जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब जिस तरह टॉम कलर कैडमोर हैं, उन्होंने एक मैच में एक इनिंग्स में 96 रन की इनिंग्स खेल दी, तो वो एक मौके पे लग रहा था कि वो T10 हिस्ट्री के पहले ऐसे बैट्समैन होंगे जो कि सेंचुरी करेंगे, नहीं हुई। लेकिन उस इनिंग्स की वजह से आप देखेंगे जो कैडमोर हैं, उनकी T20 क्रिकेट में भी उनकी जो प्रोफाइल है वो बेहतर होगी, क्योंकि कोचेज़ और कैप्टन्स की वो नज़र में आ गए हैं कि यार ये अगर बैट्समैन हमें 10 ओवर्स में 96 रन करके दे सकता है, तो T20 क्रिकेट में तो ये ज़्यादा जो है वो रन कर सकता है। तो ऑयन मॉर्गन इस फॉर्मेट के बड़े फ़ैन हैं, वो तो कहते हैं कि इस फॉर्मेट को ओलंपिक्स में भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि T20 या 100 जो है वो एक बेहतर फॉर्मेट है ओलंपिक्स के लिए, लेकिन फिर भी आई थिंक कि T10 क्रिकेट में हमने जो है वो काफ़ी जो है वो एक्साइटिंग मैचेस देखे, और जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो अब इस लीग में डेवलप हो रहा है। T10 लीग ही पे एक सवाल और करेंगे मज़र से। T10 लीग कितना अच्छा एक सैंपल हो सकता है PSL से पहले डिफरेंट टीम्स के लिए, क्योंकि अभी आगे ड्राफ्टिंग होना है कि जो उभरता हुआ टैलेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो अभी उभर के सामने आ रहे होते हैं, जैसे आपने कैडमोर की बात की, टॉम कलर कैडमोर की बात की, कि वो कितना हेल्प आउट करेगा PSL टीम्स को प्लेयर चूज़ करने में। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ना सिर्फ PSL लीग में बल्कि बाकी भी जो लीग्स हो रही हैं उसमें, जो अब जिस तरह IPL है उसकी भी ऑक्शन होने वाली है, उसमें 2 नई टीम्स भी आई हैं, उनको मज़ीद प्लेयर्स चाहिए, नए प्लेयर्स चाहिए। PSL का ड्राफ्ट होने वाला है 12 दिसंबर को, तो कोचेज़ जो हैं या जिन लोगों ने जो आपके स्काउट्स हैं, जिन लोगों ने वो T10 लीग देखी है, उनकी नज़रें होंगी प्लेयर्स के ऊपर। और मैं आपको बताऊँ कि इस लीग में जो हमने प्लेयर्स देखे हैं, ख़ासतौर पर विल जैक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं, पावर हिटर हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। इन्होंने एक बार प्रैक्टिस मैच था T10 का, तो उसमें इन्होंने 25 गेंदों के ऊपर सेंचुरी कर दी थी। ऑफिशियल मैच नहीं था वो, और 1 ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे, तो उनमें बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये फ्यूचर में जो है वो T20 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। फिर ऑडिन स्मिथ हैं, जमैका से उनका ताल्लुक है, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और पावर हिटिंग भी करते हैं, आंद्रे रसल की तरह के वो प्लेयर हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी नज़रें हैं। और फिर रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, उन्होंने T10 लीग में 30 छक्के लगा दिए, ओपनर हैं वो अफगानिस्तान के, और जिस तरीके से उन्होंने T10 क्रिकेट खेली है उनमें भी एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि वो आगे फ्यूचर में जो है वो एक काफ़ी सक्सेसफुल बैट्समैन हो सकते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो मुझे लग रहा है कि आगे आप देखिएगा कि जिस तरह PSL है, IPL है, PSL का ड्राफ्ट IPL की ऑक्शन है, तो ये जो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, विल जैक्स हो गए, ऑडिन स्मिथ हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, और फिर टॉम कॉलर कैडमोर हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये इनको जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइस में लिया जाएगा या काफ़ी अच्छी कैटेगरी में लिया जाएगा, और अगले 2-3 सालों में ये काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर्स हो सकते हैं। लीजिए जी, T10 लीग की बात चल रही थी और PSL की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। PSL 7 का ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल सर पर आन पहुंच रहा है, 12 दिसंबर को इसका ड्राफ्ट होने जा रहा है। मज़र, कई लोगों का ये शिकवा रहता था कि पाकिस्तान में जो कुछ बहुत बेस्ट टैलेंट होता था वो PSL का पार्ट नहीं बन पाता था, तो PSL 7 में ड्राफ्ट में क्या आपको उम्मीदें हैं? क्या कुछ आपको नाम जो अभी इस वक्त काफ़ी नए इमर्जिंग लड़के उभर के सामने आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लगता है वो कहीं ना कहीं से पिक हो जाएंगे? देखें, पिक तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादातर मसला अब जो है ना वो थोड़ा सा इमर्जिंग कैटेगरी से होना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस इमर्जिंग कैटेगरी को आपको ख़त्म करना होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप इमर्जिंग कैटेगरी में किसी एक प्लेयर को खिला रहे हैं, तो आपका वो प्लेयर जो कि इमर्जिंग कैटेगरी से ऊपर चला गया होता है, उसके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला शफीक, अब अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए T20 खेले हैं, लेकिन किसी भी टीम ने PSL में उनको पिक नहीं किया था पिछली बार, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे, तो वो अभी इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आ सकते, और सिल्वर कैटेगरी में कोई उनको उसके उतने पैसे देने को तैयार नहीं था टीम, कोई भी जो फ्रेंचाइज है, तो आप देखें उनका पूरा सीज़न मिस हो गया। तो इसी तरह आप कह लें कि ज़फ़र गोहर हैं, कि वो एक इस्लामाबाद के बड़े अच्छे जो है वो अपना प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद को एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना ही होता है, तो वो फिर अब्दुल्ला, जो जिस तरह अहमद सफ़ी अब्दुल्ला है, उनको खिला लेते थे, तो ज़फ़र गोहर को जो है बाहर बैठना पड़ जाता था। तो आई थिंक ये आप शुरू में इमर्जिंग कैटेगरी ने आपको बहुत हेल्प की है, लेकिन अब आपके पास PSL के 5-6 सीज़न के बाद इतना पूल आ गया है यंगस्टर्स का कि आप उनके ऊपर फोकस करें। आप ये देखेंगे 2019 में मोहम्मद हसनैन जो है इमर्जिंग प्लेयर थे, हर किसी का फोकस उनकी तरफ था। आज सब लोग उनको भूल के जो है वो शाहनवाज धानी और वसीम जूनियर की बात कर रहे हैं, तो जो आपने 2-3 साल पहले एक प्लेयर पिक किया था वो कहाँ पे गया? तो आई थिंक ये इमर्जिंग कैटेगरी को अब ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, 4-5 सीजन्स के बाद आप इसको दोबारा लें, लेकिन अभी जो है मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो आपके जो बाकी के जो परफॉर्मर्स हैं या वो प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1-2 मैचेस खेल भी लिए हैं, जिस तरह एहसान अली हैं, एहसान अली पाकिस्तान के लिए खेल गए हैं, तो वो भी इमर्जिंग में नहीं आ सकते।
लेकिन ये है कि जिस तरह उनका डोमेस्टिक में फॉर्म लगी है, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की काज़म ट्रॉफी में और T20 के भी वो प्लेयर हैं, तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि प्लेइंग 11 में इनको मौका मिलना चाहिए। राइट मज़हर, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम मेनली फोकस हमने किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे, और उसके अलावा हमने कुछ मेजर अदर जो क्रिकेट लीग्स थी उन पे भी बात की, कुछ और टेस्ट सीरीज जो चल रहे थे उन पे भी हमने बात करने की कोशिश की। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कुछ नई क्रिकेट की वीडियोज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।